नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी के ननिहाल यानी इटली में नरेंद्र मोदी ने धूम मचा दी। नरेंद्र मोदी के एक वीडियो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब, सब जगह नरेंद्र मोदी का यह वीडियो छाया हुआ है। यह वीडियो है नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की है। मोदी और मेलोनी के इस वीडियो को अभी तक सिर्फ 8 घंटे में 127 मिलियन मतलब 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने इटली में एक नए किस्म की डिप्लोमेसी की, डिप्लोमेसी मिठास की। मोदी ने देखते देखते एक दिन में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन मोदी की ये मीठी डिप्लोमेसी राहुल गांधी को बहुत कड़वी लगी। यूपी में बैठे राहुल गांधी बीच बीच में मोदी का वीडियो देख रहे थे और गुस्से में तमतमा भी रहे थे। आज राहुल गांधी ने गुस्से में सारी लक्ष्मण रेखाएं भी पार कर दी। आप देखिए। नरेंद्र मोदी रोएगा जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा। और देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी में आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा। फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। नरेंद्र मोदी रोएगा। राहुल तू तड़ाक वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? वो मोदी को क्यों रोते हुए देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी 1 महीने के अंदर हाथ जोड़ेगा। प्रधानमंत्री के लिए राहुल ऐसी भाषा क्यों बोल रहे हैं? वो मोदी को हाथ जोड़कर खड़े क्यों देखना चाहते हैं? मोदी और हिंदुस्तान की सरकार नहीं बचा पाएगी। ये कहकर राहुल क्या देश में पैनिक मचाना चाहते हैं? मोदी के खिलाफ चक्का जाम करना चाहते हैं? राहुल पिछले 48 घंटों से अराजकता वाली बोली ही बोल रहे हैं। देश में अव्यवस्था फैलाने वाली स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हैं। और अब तो राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी हैं, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली है। अब राहुल सीधे सीधे देश के भीतर मोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कह रहे हैं। हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है। खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जब विचारधारा पर आक्रमण होता है, जब उनके खून पर आक्रमण होता है, तो फिर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। राहुल गांधी अब सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं। राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। राहुल गांधी टाइम भी बता रहे हैं, मोदी को खुल्लम खुल्ला 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की डेडलाइन भी दे रहे हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट पर राहुल की स्पीच का थंबनेल देखिए, कैप्शन पढ़िए, जिसमें कांग्रेस ने लिखा कि 3 महीने के बाद नरेंद्र मोदी रोएगा, मोदी हाथ जोड़ेगा। राहुल गांधी ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। राहुल ऐसा क्या करने जा रहे हैं? आरएसएस के लोग सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है, फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है। सवाल है, राहुल गांधी अचानक से मोदी के खिलाफ इतना जहर क्यों उगल रहे? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। राहुल खुल्लम खुल्ला मोदी को, अमित शाह को गद्दार क्यों कह रहे हैं? और राहुल गद्दार वाली यही बोली अपने समर्थकों से क्यों बुलवा रहे हैं? नरेंद्र मोदी इटली पहुंचते हैं, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिलते हैं। मोदी और मेलोनी की ये तस्वीरें ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड होने लगती हैं। मोदी की गिफ्ट वाली डिप्लोमेसी के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगते हैं। मोदी मेलोनी के लिए मेलोडी चॉकलेट लेकर जाते हैं, दोनों एक साथ मिलकर वीडियो बनाते हैं। हिंदुस्तान में बैठे राहुल गांधी और उनकी पार्टी के इकोसिस्टम को ये तस्वीरें भी रास नहीं आती हैं। मोदी की गिफ्ट डिप्लोमेसी भी पसंद नहीं आती है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. जैसे ही मोदी और मेलोनी की वो रील राहुल तक पहुंचती है, राहुल उसे मोदी की नौटंकी बताने लगते हैं, मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगते हैं। देखते ही देखते कांग्रेस की पूरी टाइमलाइन पर मोदी के खिलाफ बनाए गए आपत्तिजनक पोस्टर्स घूमने लगते हैं, एआई वीडियोस घूमने लगते हैं और हर पोस्ट में सीधा निशाना मोदी पर ही लगाया जाता है, सिर्फ जहर फैलाया जाता है। और जहर फैलाने वालों में एक नाम राहुल गांधी का भी होता है। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी राहुल गांधी के पिछले 48 घंटों में छिपी है। मंगलवार को रायबरेली में और बुधवार को अमेठी में खड़े होकर राहुल गांधी ने हर 2 मिनट में देश को डराने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की है, मोदी के खिलाफ देश के भीतर युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की है। राहुल के दिमाग में वेस्ट एशिया के वॉर से पैदा हुआ संकट नहीं चल रहा, पेट्रोल, डीजल, गैस नहीं चल रहा। राहुल मोदी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने वाली पटकथा पर काम कर रहे हैं। चूंकि 27 में यूपी में चुनाव आने वाला है, इसलिए राहुल ने एक बार फिर वही संविधान की लाल डायरी हाथ में उठा ली है। संविधान की लाल डायरी दिखाकर राहुल दलित वोटर्स को मोदी से तोड़ रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, नए प्लान पर काम कर रहे हैं। और इस प्लान का खुलासा भी खुद कांग्रेस की टाइमलाइन से ही हो गया है। पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 29 नहीं, राहुल और उनकी टीम फिलहाल 27 पर काम कर रही है, इसलिए मोदी के खिलाफ नॉन स्टॉप जहर उगल रही है। राहुल के शब्दों पर गौर कीजिए। संविधान पर आक्रमण, आरक्षण, SIR, वोट चोरी। राहुल इन्हीं शब्दों की आड़ में 27 वाले प्लान पर काम कर रहे हैं। मोदी के खिलाफ नया युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। हमारे सामने, आंखों के सामने संविधान पर आक्रमण हो रहा है। कॉपी देना संविधान की है, लाओ। नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म कर दिया। आने वाला समय बहुत मुश्किल है। मोदी जी ने क्या किया? हिंदुस्तान का पूरा धन आपके जेब में से, आपके घरों में से निकाल दिया। संविधान आपकी रक्षा करता था। संविधान कहता था कि पब्लिक सेक्टर होना चाहिए। संविधान कहता था आरक्षण होना चाहिए। संविधान कहता था जुडिशरी में न्याय होना चाहिए। यह सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, RSS ने खत्म कर दिया। तो संविधान को इन्होंने खत्म कर दिया है। संविधान कहता है
हर व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए। SIR महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, बंगाल में करोड़ों लोगों के वोट काट दिए। जो उनके लिए वोट नहीं करते उनके वोट काट दिए। तो 24 घंटा इस पर आक्रमण किया। अब सच्चाई सामने आ रही है और सच्चाई से कोई नहीं छुपेगा। जैसे बनारस और मोदी को 24 में पीछे किया 7 राउंड, मैं आदरणीय राहुल जी से कहना चाहूंगा कि 2029 नहीं 2027 में देश के प्रधानमंत्री रहते मोदी को बनारस की धरती पर हरा कर दम लेंगे। वैसे राहुल का संविधान, आरक्षण और वोट चोरी वाला ये प्लान ना 24 में काम आया, ना 24 के बाद हुए अलग अलग राज्यों के चुनाव में काम आया। इसलिए राहुल ने इस बार इन सबको वेस्ट एशिया के क्राइसिस से जोड़ दिया। ऐसा करके राहुल एक खतरनाक कॉकटेल बनाना चाह रहे हैं। देश के भीतर हॉर्मुज संकट की आड़ में छिपकर मोदी पर आक्रमण करना चाह रहे हैं। नोट करने वाली बात यह है कि राहुल ईरान अमेरिका युद्ध में भी भारत के संविधान को फिट करके, मोदी को फिट करके अजीबोगरीब नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हो कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध है तो क्या हुआ, वो लड़ रहे, हमारा क्या लेना देना। भाई और बहनों, ये पहले आपकी रक्षा करता था, ये गायब हो गया है। अब आर्थिक तूफान आने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने ईरान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पर आक्रमण किया और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब दुनिया का 20% तेल, 20% तेल का सप्लाई खत्म। इसका नतीजा आने वाले समय में महंगाई आसमान तक। आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। फिर से दोहराता हूं, जो आने वाला है 3-4 महीने में, ऐसी महंगाई आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। दूसरी चीज, खाद, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है। तीसरी चीज, गैस, गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है। केरोसिन, सारा का सारा बंद होने जा रहा है। और जो आपकी रक्षा करता था, ये इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। देखना, 2-3 महीने में आपको पता लग जाएगा कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो, आप लोग एक शब्द नहीं बोलते हो। और 24 घंटा प्रधानमंत्री इस पर आक्रमण करता है, वोट चोरी करता है, इस पर आक्रमण करता है, मनरेगा को खत्म करता है, इस पर आक्रमण करता है, जाति जनगणना नहीं करवाता, इस पर आक्रमण करता है, अंबानी अदानी को पूरा देश बेच देता है, इस पर आक्रमण करता है। 48 घंटों से राहुल यही डर फैला रहे हैं कि 3 महीने के भीतर सब खत्म हो जाएगा, तबाही आ जाएगी। कांग्रेस का इकोसिस्टम ये फैला रहा है कि गैस खत्म हो जाएगी, तेल खत्म हो जाएगा, मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। मगर राहुल की ये पटकथा आम लोग समझ चुके हैं।
लोग मोदी की अपील पर ही ट्रस्ट कर रहे हैं। इसका खुलासा अलग अलग सर्वे में हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक तेल के दाम बढ़ने के बाद 78% लोगों ने घूमना फिरना कम करने का इरादा किया है। 35% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 18% लोग दूसरे खर्चों में कटौती कर रहे हैं। 15% लोग कार पूलिंग कर रहे हैं। 40% लोग गैस का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। इसके अलावा 61% लोगों ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का भी फैसला किया है। राहुल ये बात जानते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट को मोदी के खिलाफ ले जाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो सार्वजनिक मंच से मोदी को गद्दार कहकर संविधान की कॉपी पकड़कर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। राहुल और उनकी पार्टी की इस भड़काऊ बोली पर बीजेपी तो ये तक कह रही है कि कांग्रेस और उसके नेता देश के भीतर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है देश का कि राहुल गांधी जैसा फ्रस्ट्रेटेड आदमी, दिमागी दिवालियेपन वाला आदमी, क्योंकि कोई एलओपी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता जो घटिया शब्द का प्रयोग कर रहा हो। क्या देश के लोग मूर्ख हैं? आज ये कोरोना में भी मोदी जी को गाली दे रहे थे, याद कीजिए, लेकिन देश की जनता उस समय भी मोदी जी को प्यार कर रहा था। जो ये कह रहे थे बात मान रहे थे। आज भी ये मोदी जी को गाली गद्दार नहीं कहा, अमित भाई को गद्दार नहीं कहा, ये देश को गाली दिया है। और देश की जनता मोदी जी के अपील को, आग्रह को, देश की संकट जब जब आया है, देश मोदी जी के साथ खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी दिलों में बसे हुए हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का अपराहू हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुरानी चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल राहुल गांधी की असली दिक्कत ही नरेंद्र मोदी हैं। लोकप्रियता के पैमाने पर, पब्लिक कनेक्ट के पैमाने पर, अप्रूवल रेटिंग के पैमाने पर, तमाम ओपिनियंस पोल और सर्वे के पैमाने पर नरेंद्र मोदी ही सबसे आगे हैं। मोदी जब विदेश में होते हैं तो वहां उन्हें ग्रैंड वेलकम मिलता है। वर्ल्ड लीडर्स मोदी से मिलने के लिए, मोदी के साथ डील करने के लिए आतुर रहते हैं। मोदी जब इटली पहुंचते हैं तो वहां उन्हें काशी के घाट की पेंटिंग गिफ्ट की जाती है। सोचिए, एक तरफ मोदी हैं जिन्हें एक इटालियन पेंटर मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के एक घाट की पेंटिंग तोहफे में देता है। मोदी इटली में भी बनारस का डंका बजाते हैं। और इधर राहुल गांधी हैं जिनकी रैली में कांग्रेस यूपी के अध्यक्ष केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जा रहा है 27 में बनारस में जीत का दावा ठोंकते हैं। मोदी और उनके विरोधियों में यही फर्क है। युद्ध काल की आपदा में मोदी हिंदुस्तान के लिए अवसर तलाश रहे हैं, डील साइन कर रहे हैं, तेल, गैस, डीजल की सप्लाई पर काम कर रहे हैं, जबकि राहुल युद्ध काल की आपदा को अपने लिए सियासी अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी को रुलाने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था,
जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, एक महीने के अंदर टीवी पे आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना, और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया, और अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया। और फिर से करने वाला है। तो राहुल गांधी जी के पास कोई काबिलियत है ना, राहुल गांधी जी के पास कोई समझ है ना, उनके देश के प्रति कोई योगदान है। एक बंद बुद्धि का वो जीव हैं, और जबरन उनको कुर्सी पे बिठाया गया, इसलिए सारा दिन वो इसी तरह की गंदगी बकते हैं। जो उनके अंदर है वही उनके बाहर निकल रहा है। और कोविड में भी पूरे देश ने देखा कि किस तरह मोदी जी ने अगुवाई की, इस देश को उस कठिन संकट में से बाहर निकाला। न केवल देश को निकाला बल्कि दुनिया को राह दी, और कोविड जैसी वैक्सीनेशन निकालकर पूरी दुनिया को बचाने का काम किया, जिसके कारण पूरी दुनिया ने मोदी जी का धन्यवाद किया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। राहुल गांधी जी को क्या पता इन बातों का। राहुल गांधी जी तो एक उस तरह से जैसे बंदर के हाथ में तलवार दी जाती है, वो जो फिर करता आपको पता ही है। कोई कहे कि बंदर को समझा लिया है, बंदर को पढ़ा लिया है, बंदर को अभ्यास करा दिया, बंदर बंदर रहने वाला है, तलवार तलवार रहने वाली है। राहुल गांधी जी को कभी समझ ना थी, ना है, ना आने वाली है। यही उनकी सोच है, और उनको सपने आते हैं, ख्वाब आते हैं। जब मोदी जी को देखते हैं विदेश की यात्रा करते हुए, वो देखते हैं कि दुनिया कैसे उनका सम्मान कर रही है, सबसे बड़े अवार्ड वहां के दे रही है, उनको लगता है तो मुझे होना था, यहाँ तो मेरा हक था, ये तो मेरा हक छिन गया। फिर वो गालियां निकालते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जो अंदर गंदगी भरी हुई है वो गंदगी बाहर उल्टी कर देते हैं। राहुल और राहुल की पार्टी के नेता मोदी की गिफ्ट वाली डिप्लोमेसी को तमाशा बता रहे हैं। मोदी ने मेलोनी को चॉकलेट का गिफ्ट की, सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्या आ गया। कांग्रेस ने पूरा तमाशा खड़ा कर दिया। कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी विरोधी वीडियोस की बाढ़ आ गई। हर 10 मिनट में एक नया वीडियो नए कैप्शन के साथ अपलोड होने लगा। लेकिन न राहुल गांधी ने न कांग्रेस के किसी दूसरे नेता ने यह बताया कि मोदी की गिफ्ट डिप्लोमेसी का असर क्या हुआ। इटली में मोदी की विजिट से कुल 15 आउटकम्स निकले हैं। भारत इटली संबंध अब विशेष सामरिक साझेदारी हो चुके हैं। भारत इटली के बीच रक्षा औद्योगिक का रोड मैप बन चुका है। क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग के लिए एमओयू साइन हुए हैं। समुद्री परिवहन और बंदरगाह में सहयोग पर एमओयू साइन हुए हैं। कृषि में द्विपक्षीय सहयोग पर एमओयू, आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू साइन हुए हैं। और यह मोदी की विदेश नीति के साथ साथ मोदी की गिफ्ट वाली डिप्लोमेसी का ही नतीजा है। मोदी भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत को अच्छी तरह से समझते हैं। समय समय पर मोदी ने इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भारत की ग्लोबल इमेज मजबूत करने के लिए किया है। और यह तय मानिए कि अब हिंदुस्तान की मेलोडी दुनिया भर के लोगों का मुंह मीठा करेगी। वैसे जो राहुल गांधी मोदी की मेलोडी वाली डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज की तारीख में दुनिया भर में भारतीय टॉफियों की मांग बहुत बढ़ गई है। 2013-14 यानी यूपीए के दौर में मेड इन इंडिया टॉफियों का एक्सपोर्ट सिर्फ 49.68 करोड़ रुपए था। मोदी सरकार में उसमें 166% का इजाफा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 132 करोड़ की मेड इन इंडिया टॉफियों का एक्सपोर्ट हुआ है। तो क्या राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए मोदी की मेलोडी वाली डिप्लोमेसी से इतनी मिर्ची लगी है क्योंकि वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो लोकल से ग्लोबल हो चुकी है? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है, कह रही है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की मिठास की मांग और मोदी की बढ़ती डिमांड राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं। ऊपर से चुनाव दर चुनाव मोदी से हार रहे हैं। ये टॉफी लेने लायक नहीं है। वो प्रधानमंत्री दुनिया में उसे जानता है मेलोनी को कि वो किस कॉन्फिडेंस वाली महिला है।
इसलिए उसे ट्रॉफी दिया गया है। ये तो पागलपन के पराकाष्ठा पर है, ये ट्रॉफी भी फेंक देंगे। ट्रॉफी नहीं, दवा चाहिए उनके लिए आपके हिसाब? मेरे हिसाब से तो इनको दिमागी दिवालियेपन है, इनको इलाज चाहिए ट्रॉफी के। प्रॉब्लम है सत्ता ना मिलना, फ्रस्ट्रेशन। आज पूरे दुनिया में ये गाली देते रहे, लेकिन पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का रेटिंग देखिए 71% है। इनका रेटिंग तो कहीं होगा नहीं। इनके नानी घर में भी है, पता नहीं अब नानी घर बदल गया है कि इटली है, मैं नहीं जानता, लेकिन नानी घर में है। ये चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की हार, असम में चुनाव की हार, पुडुचेरी में चुनाव की हार, और उसके बाद बिगड़े बोल राहुल गांधी जी के बताते हैं कि आत्मचिंतन मंथन करने की बजाय अपशब्द बोलने पर कांग्रेस पार्टी आ जाए तो कांग्रेस का दिवालियापन और कांग्रेस के नेतृत्व का दिवालियापन दिखता है। कभी ईवीएम पे ठीकरा, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा, कभी जनता पे ठीकरा फोड़ना। अब देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलना, आरएसएस को अपशब्द बोलना, ये मोदी जी की लोकप्रियता से घबराते भी हैं, चिढ़ते भी हैं, और इतने हलकों का उपयोग ये उनकी अपब्रिंगिंग, परवरिश पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह अकल राहुल गांधी के पास इतने दिन के बाद भी नहीं आई। हमारे यहाँ कहावत है, बूढ़ सुआ पढ़ाई से नहीं पढ़त। तो राहुल गांधी अब भारतीय संस्कार संस्कृति नहीं पढ़ सकते हैं, ये पूरा देश जान गया है। और वो आते हैं रायबरेली को अपने खेल का मैदान समझ के खेलने आते हैं और राजनीतिक खेल का मैदान बनाते हैं। रायबरेली आते हैं तो रायबरेली के किसी व्यक्ति के सरोकारों की कोई बात नहीं करते हैं। आएंगे, अडानी की बात करेंगे, अंबानी की बात करेंगे और मोदी जी को गाली देने के लिए रायबरेली की पावन माटी का उपयोग करते हैं। अगली बार कभी राहुल गांधी ने रायबरेली की पावन माटी का मोदी जी को गाली देने के लिए, अमित शाह जी को गाली देने के लिए उपयोग करेंगे तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिनेश सिंह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। 48 घंटे से राहुल की तिलमिलाहट की असली वजह अब सामने आ चुकी है। कभी मेलोडी के नाम पर तो कभी गद्दार गद्दार वाली स्क्रिप्ट पढ़कर राहुल प्रधानमंत्री के खिलाफ सिर्फ इसलिए हंगामा खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आमने सामने की सियासी लड़ाई में वो मोदी से जीत नहीं पा रहे हैं, इसलिए हर रोज नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। दुनिया में एक और मीटिंग की चर्चा है। वो मीटिंग है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। चीन ने आज बता दिया कि ट्रंप और पुतिन में क्या अंतर है, वो किससे दोस्ती चाहते हैं और किससे दुश्मनी। ट्रंप के जाने के 4 दिन बाद पुतिन चीन पहुंचे, जिनका जबरदस्त वेलकम हुआ। पुतिन 25 साल पुराने चीन के साथ हुए एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने आए हैं। इस दौरान पुतिन और शी जिनपिंग के बीच टी डिप्लोमेसी हुई। दोनों ने न टूटने वाली दोस्ती के कसीदे गढ़े। शी जिनपिंग पुतिन के बीच में गजब की केमिस्ट्री भी दिखी और जिससे यह तय हो गया कि किससे दिल मिल रहा है और किससे सिर्फ हाथ। सिर्फ 100 घंटे बाद शी जिनपिंग ने ट्रंप को हैसियत बता दी कि उनकी नजर में इंपॉर्टेंस किसकी है। दुनिया के दादा होंगे लेकिन पाकिस्तान की तरफ बिछने वाले नहीं हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा लेकिन पुतिन के ऊपर तो कतई नहीं। चीन कुछ कहता नहीं है लेकिन प्रतीकों से बहुत कुछ कह देता है। जिनपिंग ने वेलकम सेरेमनी से ही यह मैसेजिंग कर दी कि जिनपिंग ने कैसे ट्रंप को गिराया और पुतिन को उठाया है। सबसे पहला सैंपल यह है, ट्रंप माई जिनपिंग माई फ्रेंड करते हुए चीन आए थे। सोचा था ग्रैंड वेलकम मिलेगा, खुद शी एयरपोर्ट पर रिसीव करने आएंगे, लेकिन शी नहीं आए। शी ने उपराष्ट्रपति हान झेंग को ट्रंप की अगवानी करने भेजा था, जबकि पुतिन की अगवानी करने चीनी विदेश मंत्री वांग यी आए। अब आपको लग सकता है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रंप की अगवानी के लिए चीन ने उपराष्ट्रपति को भेजा, जबकि पुतिन के लिए विदेश मंत्री को भेजा, लेकिन इसमें भी चीन ने पुतिन को ही ट्रंप से ऊपर रखा। चीन कैसे प्रतीकों के माध्यम से खेल करता है वो भी जान लीजिए।
जब 13 मई को एयरफोर्स 1 उतरा तो ट्रंप का स्वागत उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया। तकनीकी रूप से चीन के स्टेट हायरार्की में हान झेंग का पद वांग यी से बड़ा है। हकीकत यह है कि चीन की राजनीति केवल संवैधानिक पदों के आधार पर काम नहीं करती है। पुतिन का स्वागत करने वाले चीन के विदेश मंत्री वांग यी की हैसियत कहीं बड़ी है। वांग न केवल चीन के शीर्ष राजनयिक हैं, बल्कि वो शक्तिशाली 24 सदस्यीय कम्युनिस्ट पार्टी और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी हैं। वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तहत राजनीतिक फैसले लेने की सबसे बड़ी सर्किल है। पॉलिट ब्यूरो में मजबूत होने के चलते वांग यी ज्यादा मजबूत हैं। हान झेंग उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन मौजूदा पॉलिट ब्यूरो का हिस्सा नहीं है। पुतिन की अगवानी के लिए वांग यी को भेजना बीजिंग की ओर से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेजिंग की गई है और ये चीन ने जानबूझकर किया है कि चीन की नजर से मॉस्को वाशिंगटन से ऊपर है। चीन के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कुछ संकेतों के जरिए ही कह देता है। ट्रंप ने अमेरिका चीन रिश्तों को G2 बताया था। यूएस और चाइना को 2 सुपर पावर कहा था। शी से मुलाकात को 2 महान देशों की मुलाकात बताई थी, लेकिन 4 दिन बाद पुतिन को मेहमान बनाकर और उनका ग्रैंड वेलकम कर बता दिया है कि एक और सुपर पावर है जिसका नाम रूस है, जिसका नेता पुतिन है और शी और पुतिन की दोस्ती में ट्रंप कहीं नहीं है। शी जिनपिंग ट्रंप की फितरत से वाकिफ हैं, इसीलिए जब ट्रंप आए तो हर मौके पर ट्रंप को चीन ने एहसास कराया, दुनिया पर हुकूमत तुम्हारी चलती होगी, चीन पर यह नहीं चलेगा। चीन ने 4 दिन के ट्रंप के दौरे में जब जब मौका मिला तब तब ट्रंप को इसका एहसास कराया, जिसका दूसरा सैंपल यह है। कहा जा रहा है कि चीन ने ट्रंप की यात्रा के दौरान खुद को अमेरिका से बड़ा दिखाने के लिए ट्रंप की कुर्सी तक छोटा कर दिया। हालांकि तब ट्रंप और जिनपिंग दोनों साथ बैठे तो ट्रंप जिनपिंग से छोटे दिखे। आपको बता दें कि चीन को पता था कि ट्रंप की हाइट 6 फीट 2 इंच है, जबकि शी जिनपिंग की हाइट 5 फुट 11 इंच है। जिनपिंग छोटे न लगे, इसलिए शी की कुर्सी को ऊंचा कर दिया गया। मजेदार बात यह है कि चीन की इस चालाकी पर पूरी दुनिया मजे ले रही है। सोशल मीडिया पर सोफे वाली फोटो लगाकर ट्रंप को लोग लिख रहे हैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे ज्यादा ट्रंप का मजा तो ईरानी ले रहे हैं। चीन की नजर में अमेरिका क्या है और ट्रंप क्या है, इसी से समझ लीजिए। और उधर एक तस्वीर शी जिनपिंग के साथ पुतिन की भी आई। पुतिन की 5 फीट 7 इंच की हाइट है। शी जिनपिंग पुतिन से करीब 4 इंच लंबे हैं, लेकिन शी ने पुतिन के साथ कोई ऐसा जुगाड़ या मैसेजिंग नहीं की है, क्योंकि चीन जानता है कि कौन वफादार है और कौन गद्दार है। सच्चाई तो यह है कि चीन अपने हर उस प्रतिद्वंदी के साथ ऐसा ही करता है जो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। चीन की नजर में पुतिन क्या है और ट्रंप क्या है, दोनों की शी जिनपिंग से मुलाकात के इस सैंपल को देखिए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ट्रंप अपनी यात्रा में शी जिनपिंग से पहली बार मिल रहे थे। जिस तरह से ट्रंप ने शी से हैंडशेक किया, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप शी से बैटल ऑफ हैंडशेक जीतने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप ने पावर ग्रैब करने के अंदाज में जिनपिंग के हाथ को अपनी तरफ खींचा। जिनपिंग ने फौरन रिएक्ट किया और ट्रंप को हैंडशेक में हावी होने का मौका नहीं दिया। 2 वर्ल्ड लीडर के बीच बैटल ऑफ हैंडशेक बराबरी पर छूटी। और जब पुतिन आए तो शी जिनपिंग ने वही सेट बनाया था। कैरेक्टर में ट्रंप की जगह पुतिन आ गए, लेकिन तस्वीर बिल्कुल अलग थी। जिनपिंग ने गर्मजोशी के साथ पुतिन के साथ हैंडशेक किया, जो ये बता रहा है कि चीन और रूस की दोस्ती का आयाम कितना बड़ा है। बॉडी लैंग्वेज की कसौटी को परखने वाले ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग के साथ ट्रंप और पुतिन की मुलाकात में काफी फर्क था और मैसेजिंग में भी बड़ा अंतर था। पुतिन के स्वागत में शी ज्यादा रिलैक्स, सिंक्रोनाइज्ड और ओल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जैसे दिखते हैं। दोनों अक्सर साथ साथ धीमे कदमों से चलते हैं, लंबे हैंडशेक करते हैं, आई कांटेक्ट ज्यादा रखते हैं और सेरेमोनियल कंफर्ट दिखाते हैं। जबकि ट्रंप के साथ जिनपिंग की मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं था। बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप के साथ शी ज्यादा कैलकुलेटेड, प्रोटोकॉल ड्रिवन और साइकोलॉजिकली कंट्रोल दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब कोल्डनेस नहीं था। शी ने ट्रंप को झोंगाना हाई के रेयर प्राइवेट गार्डन तक घुमाया, जो बहुत कम विदेशी नेताओं को दिखाया जाता है, जो एक सिंबॉलिक रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं था। जबकि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री नजर आई। इसकी एक तस्वीर यह भी है जब बीजिंग मीटिंग के दौरान टी डिप्लोमेसी दिखाई दी। पुतिन मेहमान थे, लेकिन मेजबान की तरह शी के लिए चाय बनाई और चाय का प्याला उनकी हाथों में दिया।
जो बता रहा है कि चीन और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है। एक्सपर्ट इसे डीप स्ट्रेटेजिक फैमिलियरिटी का नाम दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका को यह तो बता दिया कि अमेरिका के सामने वो दंडवत नहीं होने वाला। जब ट्रंप चीन आए तो कई ऐसे मौके आए जब चीन ने इसका एहसास अमेरिका को कराया और बड़ी चतुराई से कराया। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका कैसे विदेशी अधिकारियों का अपमान करता है, जबकि अमेरिका के साथ कुछ ऐसा होता है तो बौखला जाता है। यह तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बीजिंग में चीनी सिक्योरिटी ने रोक दिया क्योंकि स्कॉट बेसेंट अपना पहचान पत्र नहीं पहने थे। सोचा था अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चीन ने उन्हें रोककर उनका कंफ्यूजन दूर कर दिया। जैसे अमेरिका में उनका रूल चलता है तो यहां उनका रूल चलेगा। जब स्कॉट बेसेंट ने जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाए, उसी के बाद चीनी अधिकारियों ने आगे जाने दिया। यही नहीं, इस दौरे में अमेरिकन मीडिया और सीक्रेट सर्विस की भी जमकर बेइज्जती हुई। अमेरिकी पत्रकारों से चीन में धक्का मुक्की हुई। तीखी नोक-झोंक के बाद उन्हें कवरेज के लिए एंट्री मिली। 2 मिनट की रॉन्ग कार पार्किंग के लिए चालान काटे गए। चीन में अमेरिकी डेलीगेशन और मीडिया 45 घंटे तक सख्त डिजिटल लॉकडाउन में रहा। पर्सनल फोन और लैपटॉप किसी को नहीं ले जाने दिया गया। क्लाउड और सिंक ऐप का एक्सेस भी नहीं दिया गया। उन्हें बर्नर फोन बांटे गए। ऐसा इसलिए किया गया कि कहीं चीन जासूसी की मदद से उन्हें हैक ना कर ले। ऐसा सिर्फ अमेरिकी पत्रकारों के साथ नहीं हुआ। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों एप्पल, बोइंग और ब्लैक रॉक जैसी नामी गिरामी कंपनियों के अफसरों को भी कड़े डिजिटल लॉकडाउन में रखा गया।